ओके, फिजिक्स का क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट हमने एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया जिसे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। शॉर्ट में एम ओ आई से इंडिकेट किया जाता है और इसका सिंबल होता है आई। ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स की। हमने कंपैरिजन किया कि भाई लीनियर मोशन अगर हो रहा है कहीं पे और रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो जैसे लीनियर मोशन में जो काम डिस्प्लेसमेंट का होता था वही काम रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा का होने लगता है। फिर लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं dx अपॉन dt, तो वेलोसिटी आता है। वैसे ही थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो d थीटा अपॉन dt से ओमेगा आएगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी आती है। फिर ठीक ऐसे ही वेलोसिटी से लीनियर एक्सेलरेशन आएगा a dv अपॉन dt। फिर एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा d ओमेगा अपॉन dt। फिर इसी कर्व में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इधर काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आता है वो हाफ एम वी स्क्वायर आता है और इस तरफ रोटेशनल मोशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आता है। तो हमने देखा कि जैसे वेलोसिटी को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी रिप्लेस कर देता है रोटेशनल मोशन में, वैसे ही ठीक जो काम, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जो दायित्व हमारा मास ट्रांसलेशनल मोशन या लीनियर मोशन में निभाता है, वही सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में अचीव करता है, निभाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी हो जाती है यहाँ पे। अगर हमें कोई रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति को समझना है, उससे जुड़े सवालों को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे लिए निकालना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। लास्ट क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मान लो कोई एक पॉइंट पार्टिकल है तो उसके लिए तो m1 r1 स्क्वायर या फिर mr² हो गया। बहुत ज़्यादा पार्टिकल हो तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन जोड़ते जाइए। जितने भी n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो उन सब का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस भी लिए सिंपल से, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और फिर थोड़े और जो कॉम्प्लेक्स केसेस हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो थोड़े आसान आसान और क्वेश्चन लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। जैसे मान लीजिए एक सिस्टम है इस तरह का कि कोई एक रॉड है। क्वेश्चन लेता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के और कुछ। जैसे ये कोई रॉड है, ओके। इस रॉड पे कोई दो छोटे छोटे मास लगे हुए हैं। मान लो ये मास है एक और ये एक मास है, ठीक है। ये m मास है और ये 2m मास है, ठीक है। अब इस सिस्टम का, ये कोई सिस्टम है, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की, मान लीजिए वो कोई है r, ओके। इनके बीच की डिस्टेंस क्या ली हमने, r ली। क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे, ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो है, लेकिन हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन भी तो देना चाहिए कि किस एक्सिस के रिलेटिव में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो, ये भी जरूरी बात हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, मैं अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेता हूँ। मान लो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी है जो इस m से पास हो रही है यहाँ पे, मान लो इस तरह से। इसको मैं फर्स्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन दे दिया ना। दूसरी कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है 2m से, तो मान लो मैंने 2m को, 2m से पास होने वाली जो एक्सिस है उसे नाम दे दिया सेकंड नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन इन दोनों के बीचों बीच में से पास हो रही है, मान लो इसको नाम दे दिया
थर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये पासिंग फ्रॉम मिड हो गए, पासिंग फ्रॉम मिड, बीचों बीच में से पास हो रही है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक और मैं स्पेशल एक्सिस ऑफ रोटेशन दे रहा हूं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रही है, ये m से भी पास हो रही है और 2m से भी पास हो रही है। तो ये मान लीजिए कोई फोर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। तो हमें इस क्वेश्चन में इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, ठीक है, ये पता लगाना है। इस एक्सिस के रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा ये पता लगाना है, इसके रिलेटिव में और इसके रिलेटिव में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगाना है। ये चार एक्सिस ऑफ रोटेशंस हैं, इन सभी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो क्या क्या आंसर हो जाएंगे, एम और आर की टर्म्स में बताने हैं, तो आंसर जल्दी से फटाफट बताना शुरू कीजिए। सबसे पहले जो एक्सिस 1 है, इस एक्सिस के रिलेटिव में इस सिस्टम का m और 2m मास का जो r डिस्टेंस पे मौजूद है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। सबसे पहले हम फर्स्ट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके रिलेटिव में निकालते हैं। तो देखो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I, ये हो जाएगा m, यहाँ पे m मास है। अब इस m मास की इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस है, 0 है ना, तो 0 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, 0 ही डिस्टेंस है ना यहाँ से इस एक्सिस के रिलेटिव में। अब 2m मास की तरफ आते हैं, तो 2m मास का यहाँ से कितना दूरी है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस है, तो प्लस क्या हो जाएगा 2m इंटू 2m कितनी डिस्टेंस पे है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, r डिस्टेंस पे है, तो 2m r का होल स्क्वायर। तो इससे i की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2m r स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिलेटिव में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कितना आ गया, 2mr स्क्वायर आ गया। अब देखो सेकंड एक्सिस ऑफ रोटेशन में जाता हूं मैं, सेकंड एक्सिस ऑफ रोटेशन में जाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, I इज इक्वल टू, पहले तो 2m की बात करें तो इस बार 2m उसी एक्सिस के ऊपर है, तो इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिल जाएगा, क्योंकि r की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2m का तो क्या हो गया, 0 हो गया। इस बार 2m क्या है, इस दो नंबर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही रखा हुआ है, तो इस वजह से 2m इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस जो m है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस पे, इस बार r डिस्टेंस पे है, तो m इंटू आर स्क्वायर। तो सेकेंड नंबर एक्सिस से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, mr स्क्वायर आ जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अब थर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप खुद करके बताइए, थर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी आ गई आएगी। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं। थर्ड नंबर जो बीच वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कीजिए। तो मैं आपको टाइम देता हूं, बताइए कितना आएगा। इस केस में क्या आंसर आ जाएगा, ये थर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से m और 2m इस तरह से गए हुए हैं, तो यहां से जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी r/2, और ये भी हो जाएगी r/2, है ना, r/2 डिस्टेंस पे है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m भी r/2 डिस्टेंस पे, तो m इंटू r/2 का होल स्क्वायर प्लस 2m जो है वो भी कितना डिस्टेंस पर है, r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, r/2 डिस्टेंस पर है। तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ जाएगी I इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 4 प्लस 2m इंटू आर स्क्वायर बाई 4। तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर बाई 2, या फिर 2/4 ले लेते हैं, तो 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना जाएगा 3/4 mr स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। तो अगर बीच वाली एक्सिस जो थर्ड एक्सिस है उसके रिलेटिव में अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3/4 mr स्क्वायर आ गई। नेक्स्ट में फोर्थ जो है, जो m से भी पास हो रही है और 2m से भी पास हो रही है, अगर मैं फोर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिलेटिव में टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं I की वैल्यू देखो कितनी आएगी। यहां से
अब देखो इस केस में क्या हो गया, जो m है, m की इस 4 नंबर एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी है, क्या 0 नहीं है, तो m इंटू जीरो का स्क्वायर, और 2m का भी डिस्टेंस 0 है, तो 2m इंटू जीरो का फिर करेंगे हम स्क्वायर, यानी कि दोनों क्या हो गए इस बार 0 0 डिस्टेंस पर ही है, तो इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, तो आप देख सकते हो सिस्टम वही है, सिस्टम वही है, m और 2m दोनों r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, लेकिन सभी केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा? सिस्टम वही है, लेकिन अगर हम अलग अलग कोई दूसरी एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज करते हैं तो उस हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट क्या हो जाएगा कि कोई भी सिस्टम ऑफ मास या किसी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कौन सी एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज करते हो उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए सिस्टम also depend upon axis of rotation chooses axis of rotation सूजन। ठीक है, तो कौन सी घूर्णन की अक्ष आप चयन करते हो उस पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी तंत्र का निर्भर करेगा। हिंदी में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, किसी तंत्र का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस तंत्र के लिए चयन की गई घूर्णन की अक्ष पर भी निर्भर करता है ना। यहाँ पे आपने देखा कि आप जब एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग अलग चूज कर रहे हो तो हर केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अलग अलग आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन लेते हैं, देखो और क्वेश्चन लेंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ जिसके ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स पर मैं 3 मास रख देता हूँ। ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स पर 3 अलग अलग मास रख दिए जाते हैं। मान लो एक मास यहाँ रख दिया, एक मास यहाँ रख दिया और एक मास यहाँ रख दिया। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि दोनों सारी भुजाएं इक्वल है और उनके बीच की जो लेंथ है वो दे रखी है 2l। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें दो मासेस, जो ट्राइंगल की जो आर्म लेंथ है वो कितनी है, 2l है। ये मास कोई m है, ये मास कोई 2m है और ये मास कोई 3m है। ठीक है, तो ये 3 तरह के मास दे रखे हैं, m 2m और 3m, और ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। तो इस ट्राइंगल के लिए हमें क्या पता लगाना है, देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे दे रखी है। पहली एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो 2m से गुजरती है, जैसे 2m के ऊपर से जाती है, मैं ऊपर वाले पार्ट को तो देखो डार्क से दिखा दिया और नीचे वाले पार्ट को डैश डैश से दिखा रहा हूं। यानी कि ये क्या हो रही है, 2m से गुजर रही है कोई एक्सिस, लेकिन ट्राइंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये जो एक्सिस है, मान लो 1 नंबर एक्सिस है, इसके सापेक्ष हमें इसके रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये एक्सिस की खासियत क्या है, पासिंग फ्रॉम 2n, पासिंग फ्रॉम 2m but perpendicular to plane of triangle, plane of
ट्राइंगल, ये वो एक्सिस है जो 2m से पास हो रही है लेकिन इसके परपेंडिकुलर है। आप इसको ऐसे विजुलाइज करना, देखो ये जो प्लेन है ट्राइंगल का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि ये ऊपर है और ये नीचे वाला पार्ट है, ये एक्सिस ऐसे है। तो एक तो एक्सिस हमें ये, इस एक्सिस के रिलेटिव में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और एक एक्सिस ये जो 2m से पास हो रही है और इसके साथ साथ ये m और 2m को मिलाने वाली लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कट करती है। ठीक है, ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये एक ऐसा लंब है जो इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो इसका मतलब ये लेंथ भी l हो जाएगी, ये लेंथ l हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये 2l है, ये भी 2l है, तो ये l हो जाएगा और ये भी l हो जाएगा। तो ये दो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों के रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर above system of masses, above system of masses for axis of rotation, axis of rotation 1 and 2। तो एक नंबर एक्सिस ऑफ रोटेशन है और दो नंबर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक तो ये एक नंबर हो गई, ये दो नंबर हो गई, तीन एक और दो नंबर एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, ये हमें पता लगाना है। तो इसका आंसर हमें पता लगाना है। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप खुद पहले अटेम्प्ट करिए, इसको सॉल्व करिए, उसके बाद में मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो पहले आप खुद सॉल्व कीजिए, पेन कॉपी निकालिए, सॉल्व करो। पहले क्या आंसर आएगा, फर्स्ट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें तो उस केस में आंसर क्या आएगा, और दो नंबर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो 2m से पास होती है और m और 3m को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, तो उस एक्सिस के रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सॉल्व करें। टू टाइम्स सर फर्स्ट की 8 ml² आएगी, सेकंड की 4 ml² आएगी। 8 और 4। ओके, सबसे पहले विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट लेते हैं, विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके रिलेटिव में लेते हैं। देखो, तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ जाएगी I इज इक्वल टू m। यहां से देखो ये जो 2m है, 2m तो यहां से इस एक्सिस से ही गुजर रहा है, तो 2m की यहां से दूरी कितनी होगी, 0 हो गई। तो 2m की वजह से तो कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट नहीं होगा इस केस में। अब m जो है यहां से कितना डिस्टेंस पे, 12 डिस्टेंस पे, तो ये कितना हो जाएगा, m इंटू 12 का होल स्क्वायर, प्लस जो 3m है वो यहां से कितना डिस्टेंस पर है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी है हमारी, ये भी हमारी 12 ही तो है, ये भी तो 12 है। तो ये कितना हो गया, 3m जो मास है, 3m मास, ये भी कितनी डिस्टेंस पर है, 12 डिस्टेंस पे है, तो 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट एक्सिस के रिलेटिव में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ये तो आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 4ml² प्लस ये आ जाएगा 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12ml² हो जाएगा। तो इससे जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एक्सिस कितना आ जाएगा, 12 और 4 कितना होता है, 16ml² आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। बताओ, आई बात समझ में। तो इस तरह से किया जाएगा।
नेक्स्ट दूसरा विद रेस्पेक्ट टू, मान लो हमें निकालना है विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस 2, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू दो नंबर जो एक्सिस है उसके रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इस एक्सिस के रिलेटिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा, अब ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो 2m, फिर 2m जो है इसी एक्सिस पे मौजूद है, तो 2m की वजह से तो क्या हो जाएगा 2m इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस जो m है, इस बार m कितनी डिस्टेंस पर है, l डिस्टेंस पर है, तो m इंटू एल का होल स्क्वायर प्लस 3m जो है इस बार वो कितनी डिस्टेंस पर है, वो इस बार l डिस्टेंस पे आ गया, तो 3m इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, इसकी वैल्यू हो जाएगी ml स्क्वायर प्लस 3ml स्क्वायर। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा कितना, 3 और 1 4, 4ml स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा इस केस में। आई बात समझ में? तो ये आंसर आ गया। पहले केस में तो 16ml स्क्वायर आंसर आएगा और दूसरे वाले केस में 4ml स्क्वायर आंसर आएगा। तो इस तरह से ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। किसी को भी कोई प्रकार का डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है, एकदम सही। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी तक जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा है वो पॉइंट मासेस के लिए सीखा है। कोई पॉइंट मास रखा हुआ है या 2 पॉइंट मास रखे हैं, इस केस में 3 पॉइंट मास रखे हुए हैं, तो ऐसे केसेस के लिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। तो अगर पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो क्या करना है, अलग अलग सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के सबका जोड़ दीजिए, तो आपके पास नेट ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई रॉड हो, अगर कोई स्फेयर हो, कोई रेक्टेंगल हो, कोई सर्कल हो या डिस्क हो, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाएगा, है ना, जिसमें मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अपन नेक्स्ट क्या लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिजिड बॉडीज या फिर कंटिन्यूअस रिजिड बॉडीज, ठीक है। तो नेक्स्ट लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस रिजिड बॉडीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस रिजिड बॉडीज। जो कंटिन्यूअस कोई रिजिड बॉडी अगर है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें, तो सतत मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे अभी समझाते हैं। देखो, कंटिन्यूअस रिजिड बॉडी यानी कि कोई सतत दृढ़ निकाय है, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, सतत दृढ़ निकाय के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगी, जैसे कोई रॉड हो गई, है ना, रॉड हो गया, या फिर कोई रेक्टेंगल हो गया, कोई m मास का दे दिया, या फिर रिंग हो गया कोई, है ना, रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, या फिर सिलेंडर हो सकता है। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे रॉड के केस में तो क्या हो गया, जैसे कोई रॉड है इस तरह से, है ना, ये कोई रॉड हो गई, या फिर कोई रेक्टेंगल हो गया इस तरह से, या फिर कोई रिंग हो गई इस तरह से, ठीक है, या फिर कोई डिस्क हो गई इस तरह से, ओके, या फिर कोई सिलेंडर हो गया। सिलेंडर के लिए देखो, मान लो इस तरह से कोई सिलेंडर हो सकता है ऐसे, ये कोई सिलेंडर हो गया, ओके। तो इस तरह के अगर ऑब्जेक्ट्स हो तो उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाए, ये अपन इस सेक्शन में सीखेंगे, ठीक है। रॉड, रेक्टेंगल, रिंग, डिस्क, सिलेंडर, तो ऐसे अगर ऑब्जेक्ट्स हो, या फिर स्फेयर हो गया, तो स्फेयर के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है, जैसे एक हो गया स्फेयर, ठीक है। तो ऐसे केसेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हम आगे सीखेंगे। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे,
इसके लिए देखो सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा फंडा क्या है, समझना ध्यान से। मान लो ये कोई कंटिन्यूअस मास का ऑब्जेक्ट है, ये कोई कंटिन्यूअस मास का ऑब्जेक्ट है, कोई रैंडम मैंने कंटिन्यूअस मास का ऑब्जेक्ट लिया और मुझे कोई इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिलेटिव में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये इसकी क्या है, कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्या करूंगा मैं, मान लो इस रिजिड बॉडी को, ये कोई रिजिड कंटिन्यूअस बॉडी है, रिजिड कंटिन्यूअस बॉडी है, तो ये बॉडी को मैं क्या करूंगा, छोटे 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 पार्ट में ब्रेक कर दूंगा। तो मान लो कोई जनरल यहाँ पे छोटा सा एक टुकड़ा है, एक छोटा सा टुकड़ा लिया मैंने, मान लो डीएम मास का, एक छोटा सा डीएम मास का टुकड़ा है। क्योंकि डीएम जो होता है, डी जो होता है वो किसके लिए हम यूज करते हैं, छोटे क्वांटिटी के लिए हम डी यूज करते हैं। जैसे मतलब क्या होता है? छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो dx। नहीं सर, डी का फुल फॉर्म क्या होता डी का मतलब क्या है, जो छोटा सा जो चेंज आ रहा है ना, मतलब डीएम मास एक बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल है? मास सर हो डीएम गया। में एम का मतलब तो मास है, डी का मतलब? डी का मतलब है इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा। तो हम क्या करते हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल एक छोटा सा डीएम मास ले लिया, और इस डीएम मास की मान लीजिए यहां से कोई जनरल डिस्टेंस क्या हो गई, आर है। तो इस छोटे से डीएम मास का जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट होगा, वो कितना हो जाएगा, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल डीएम मास, इनफाइनाइटली स्मॉल डीएम मास। ये छोटा सा जो इनफाइनाइटली स्मॉल छोटा सा डीएम मास है, उसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी कोई छोटा सा डी आई आएगा। देखो छोटा, अब जो छोटा सा छोटा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, डी आई। ये भी क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको बोलेंगे इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा है, इतना जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उस मोमेंट ऑफ, छोटे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम आर स्क्वायर होती है ना हमारा, कोई भी छोटा सा पॉइंट मास है उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो डी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एम इंटू आर स्क्वायर हो जाएगी ना। ठीक है, तो डी आई बराबर क्या हो गया, डी एम इंटू आर स्क्वायर। अब देखो हमें ये जो छोटे 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 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएंगे, छोटे छोटे ये जो मासेज होंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये जो मास डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह पे, तो हर जगह पे हमें छोटे छोटे क्या मिलेंगे, मास के ऐसे टुकड़े मिलेंगे, ऐसे छोटे 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 ऐसे। तो हम क्या करेंगे, उन सभी छोटे छोटे टुकड़ों का जब अगर मान लो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, छोटे छोटे टुकड़े ऐड करके अगर हमें कोई बड़ी क्वांटिटी चाहिए तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग ही क्या होता है, ऐड करना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये छोटे 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 जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए हैं छोटे छोटे पार्ट्स का लेके, तो अगर पूरे पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसके लिए हमें छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करना पड़ेगा, और उससे हमें क्या मिलेगा, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो नेट मोमेंट ऑफ inertia for whole body will be obtained by adding small moment of inertia of small pieces। और इस स्मॉल पीसेस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेशन की सहायता लेनी पड़ेगी। फॉर दिस इंटीग्रेशन इज नेसेसरी, फॉर दिस इंटीग्रेशन इज नेसेसरी। क्यों नेसेसरी है, क्योंकि इंटीग्रेशन जब हमने बेसिक्स में पढ़ा था समाकलन को, तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि इंटीग्रेशन का यूज करके हम छोटे 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 जो टुकड़े होते हैं उनको ऐड करके कोई बड़ी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, मान लो ये इक्वेशन कोई फर्स्ट है, इस इक्वेशन में हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग in equation 1 both side,
दोनों तरफ क्या करते हैं हम, मान लो इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर आ जाएगा। अब छोटे 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 डी आई जुड़ के क्या करेंगे, बड़े आई का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इससे हमारे पास जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, क्योंकि छोटा छोटा ऐड करके क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इस कंटिन्यूअस रिजिड बॉडी का। तो इस आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन डी एम इंटू आर स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम। तो इस फॉर्मूले से हम कोई भी कंटिन्यूअस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और कैसे यूज करना है इसको मैं सिखाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे हम कोई भी, चाहे रॉड हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फेयर हो गया, किसी भी तरह का कंटिन्यूअस रिजिड बॉडी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड हम निकालते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये जो फॉर्मूला आया है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए रॉड, एक रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, ठीक है। हाँ, पिछले एग्जाम्पल में भी देखो, पिछले एग्जाम्पल में इंटीग्रेशन जो है ना, इंटीग्रेशन को एक कंटिन्यूअस रिजिड बॉडीज के लिए हमें काम में लेना है ना। लेकिन अपने पास तो क्या है, अपने पास तो डिसकंटिन्यूअस थे ना ये केसेस, तो ये तो पॉइंट मासेस वाले केसेस थे। इसके लिए जो इंटीग्रेशन ना करके हम क्या कर रहे थे, सिंपल एडिशन कर रहे थे, समेशन एम आई आर आई का होल स्क्वायर कर रहे थे ना, आई इक्वल्स टू 1 से आई इक्वल्स टू एन तक। तो यहाँ पे तो क्या यूज हो रहा था, समेशन यूज हो रहा था। समेशन तो छोटे छोटे टुकड़े जो दूर रखे हुए हैं उनके लिए आप समेशन जो है सिंबल यूज करिए, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े एक दूसरे से कनेक्टेड है, जॉइंट है, तो उस केस में इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने से देखो कैसे आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड निकालना है मान लो, तो हम एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। मान लीजिए ये एक कोई रॉड ली, ये एक कोई रॉड है, इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन भी चूज करना पड़ता है। तो मान लीजिए मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन किनारे वाली चूज कर रहा हूं, ठीक है। तो पहला केस कौन सा ले रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड with respect to axis of rotation at corner। तो मान लो कॉर्नर पे कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कोई किनारे पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। इस रॉड का जो मास है वो कैपिटल एम ले लिया मान लो मैंने, और इस रॉड की जो टोटल लेंथ है वो मान लो कोई है एल। रॉड की टोटल लेंथ क्या ले ली हमने, एल ले ली। ध्यान से समझना, देखो कैसे निकालते हैं। ये टोटल लेंथ ले ली एल, इस रॉड का टोटल मास है एम। अब देखो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, पहले मान लो मैं यहां से यहां तक कोई डिस्टेंस पे एक छोटा सा टुकड़ा लेता हूं, छोटा सा डीएम मास का टुकड़ा लेता हूं, यहां पे एक छोटा सा टुकड़ा लिया है ना, एक छोटा सा टुकड़ा लिया जिसका मास है dm, और ये छोटा सा टुकड़ा यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, ठीक है। टेकिंग ए स्मॉल dm मास एट x डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पे छोटा सा dm मास का टुकड़ा लिया। इस dm मास के टुकड़े का जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा di, वो कितना हो जाएगा, क्या dm इंटू एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल सा बेसिक प्रिंसिपल हम यूज कर सकते हैं, एम एक्स स्क्वायर जो होता है, यहाँ से dm छोटा सा टुकड़ा है उसका कितना हो जाएगा, dm एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमें दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम इंटू एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा।
तो ये इंटीग्रेशन आई आ जाएगा इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो ये छोटे छोटे डीएम टुकड़े जो होंगे, यहाँ पे भी डीएम, यहाँ पे भी डीएम, डीएम 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 डीएम, इन सभी डीएम का कहाँ से कहाँ तक x इज इक्वल टू 0 से, यहाँ पे देखो ये तो पॉइंट हो गया x इक्वल टू 0, और इस पॉइंट को ले सकते हैं कहाँ तक, x इज इक्वल टू l तक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन भी कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, x बराबर 0 से ये छोटे छोटे डीएम मास जो है यहाँ से देखो शुरू हो रहे हैं, ये छोटे छोटे डीएम मास कहाँ से शुरू हो रहे हैं, जिनका अपन को टोटल नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये x इज इक्वल टू 0 से शुरू हो रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, x इज इक्वल टू l तक नहीं जा रहे क्या। ये छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो बहुत इनफाइनाइट स्मॉल पीसेस x बराबर 0 से x बराबर l तक जा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक किया, x बराबर 0 से x इज इक्वल टू l तक किया। तो ये हमें करना पड़ेगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, यहाँ पे तो dm है, यहाँ पे x है। हमने तो इंटीग्रेशन में ये सीखा है कि भाई यहाँ पे x होता, यहाँ पे dx होता, तब तो कुछ इंटीग्रेशन हो सकता है। dm और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, dm का किसी dx के साथ रिलेशन देखना पड़ेगा। तो रिलेशन ऑफ dm विद dx, हमें dm का dx के साथ रिलेशन देखना पड़ेगा। देखो कैसे, मान लो ये जो dm मास का टुकड़ा है वो इस छोटी सी जो लेंथ है, ये जो छोटी सी लेंथ का टुकड़ा ये वाला, ये मान लो कितना है, dm मास का जो टुकड़ा है यहाँ पे छोटी सी लेंथ dx में विद्यमान है, ठीक है। इस टुकड़े की जो थिकनेस है वो कितनी ली हमने, मान लीजिए कोई dx ले ली, ठीक है। अब मैं इस रॉड का पर यूनिट का अगर मास देखूं, मास ऑफ पर यूनिट लेंथ, मास ऑफ पर यूनिट लेंथ फॉर रॉड का एकांक लंबाई का द्रव्यमान देखें तो ये कितना हो जाएगा, जो टोटल मास है रॉड का उसमें मैं L का डिवाइड कर दूं, है ना। जैसे मान लो टोटल मास 10 किलो है और रॉड की लेंथ 2 मीटर है, तो 10 बटा 2 कितना हो गया, 5, यानी कि 5 किलो पर मीटर इसका मास हो गया, पर यूनिट लेंथ का मास। तो टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ डिवाइड कर दिया। अब ये जो पर यूनिट लेंथ का मास आया है, क्या ये इस छोटे से dm अपॉन dx के बराबर नहीं हो जाएगा, क्योंकि dm भी क्या है, उस छोटे से dx लेंथ का मास है, ये टोटल l लेंथ का मास है, तो इन दोनों का रेशो क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो यहां से देखो dm की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, ये आ जाती है m अपॉन l इंटू dx आ जाती है। तो देखो dm और dx में एक रिलेशन आ गया, तो dm और dx में रिलेशन ही हमें चाहिए था। अब इसकी वैल्यू, इस 2 नंबर इक्वेशन की वैल्यू इस 1 नंबर इक्वेशन में रख देते हैं। तो इक्वेशन 2 की वैल्यू किस में रखी हमने, इक्वेशन 1 में रखी। तो इससे जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फंक्शन आ जाएगा इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l, और ये dm का जो वैल्यू है वो रख दिया m अपॉन l इंटू डी एक्स इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर मौजूद है। तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी, देखो m अपॉन l कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कोई काम नहीं है। ये x बराबर 0 से x बराबर l हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से I की वैल्यू हो जाएगी m अपॉन l, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स क्यूब अपॉन 3, और लिमिट रखा 0 से l तक। तो लिमिट जब रखेंगे तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू m अपॉन l, l की लिमिट रखी तो l क्यूब अपॉन 3 हो गया। तो यहाँ से I का वैल्यू आ जाएगा, I का वैल्यू आ जाएगा ml स्क्वायर अपॉन 3। तो ये हमारा एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा किनारे के रिलेटिव में किसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अभी क्लास का टाइम हो चुका है, तो मैं इसको m अपॉन l कहाँ से आया, ये पर यूनिट लेंथ का मास है। टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ कर देते हैं ना, तो उससे आता है पर यूनिट लेंथ का मास। तो अब छोटी सी जो लेंथ है, छोटी सी लेंथ dx है, और उस छोटी सी लेंथ का मास dm जो है, बड़ा मास m और बड़ी लेंथ l, इन दोनों का रेशियो